Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Amit Savai and welcome our channel Awesome Chemistry. स्टूडेंट्स, आज मैंने ये सेशन स्पेशल आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है कि आज 1 घंटे में हम लोगों ने अभी तक जितना मोल कंसेप्ट सीखा है वो पूरा रिवाइज करेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो अभी इस वीडियो के सेटिंग में जाइए और प्लेबैक की स्पीड बढ़ाइए। प्लेबैक की स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, वीडियो थोड़ा फास्ट चलेगा। उसकी वजह से कम टाइम में आप लोगों की अच्छे से रिवीजन होगी। पूरा रिवाइज सेशन आप लोगों के लिए है और ये सेशन में मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा और ये चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। और वो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इजी से लेके स्टेप बाय स्टेप हायर लेवल पे जाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मूल कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो देखो मूल कंसेप्ट का जो सफर था वो नेचर ऑफ मैटर से स्टार्ट हुआ था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना हो तो इवापोरेशन से करना पड़ता है, और गैस से अगर लिक्विड कन्वर्जन होता है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड का अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, और अगर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन करना हो तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। और सेम विथ सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस टू सॉलिड डिपोजिशन कहते हैं। ये हुआ नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ये केमिकल का जो क्लासिफिकेशन है, ये जो मिक्सचर्स बनते हैं, ये पता होगा आपको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जितने भी कंपाउंड का आप लोगों ने मिक्सचर बनाया है, आफ्टर मिक्सचर वो सारे कंपाउंड्स आप लोग फिर से सॉर्ट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मिक्स किए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हर एक अलग उसका कंपोनेंट जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और रही बात होमोजीनियस मिक्सचर्स की, तो मान लो यहाँ पर जितने कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं उन सारे कंपाउंड्स का मिला के यहाँ पर जूस बनाया। अब जूस बनाने के बाद जो कंपाउंड है वो हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे जो मिक्सचर्स रहते हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। अब देखो, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज रहती है मैटर्स की। एक रहती है केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी रहती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या रहता है, तो एयर रहता है, एसिड, एसिड बोले तो एसिडिटी कंपाउंड की, बेसिसिटी, वाटर बोले तो मॉइस्चर और मॉइस्चर कंटेंट, और अदर केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो वो 2 इसमें डिवाइड किया है, एक इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी और ये एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज वो रहती है जो मास के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, मास के ऊपर डिपेंडेंट मतलब मान लो मास बढ़ाया तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मास अगर बढ़ाया तो लेंथ भी बढ़ेगी, अगर मास कम ज़्यादा किया तो जो भी मैटर है उसका शेप भी कम ज़्यादा होगा। इसलिए ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसको बोला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये जो इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं ये इनडिपेंडेंट ऑन मास रहते हैं, इसलिए उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मान लो किसी भी मैटर का हम लोगों ने मास कम या ज़्यादा किया तो उसके कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस प्रॉपर्टीज आर इनडिपेंडेंट ऑन मास। सो इसलिए उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब ये जितने भी मैटर है, ये मैटर जो अपने आसपास है, ये मैटर अगर मेजर करना हो तो किसी लेंथ की, सॉरी, किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है। मान लो आप मिल्क लेने गए, आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि मुझे 1 मिल्क दो या 2 मिल्क दो, आपको लीटर वर्ड यूज करना पड़ता है, राइट। 1 लीटर मिल्क दो, 2 लीटर मिल्क दो। तो ऐसे ही जितने अपने आसपास मैटर है
उन सारे मैटर्स को अगर मेजर करना हो तो हमें किसी ना किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है, और ये जो है ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मास का यूनिट क्या है, केजी। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का सेकंड, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये जो यूनिट का कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन हम लोगों ने देखा है, और ये यूनिट के कन्वर्जन काफी न्यूमेरिकल्स में आते हैं, तो आपको उसके ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोगों ने ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स भी देखे थे, जैसे कि 10⁻15 को पेटा बोलते हैं, 10⁻12 को टेरा, 10⁻9 को गीगा, ऐसे। अपने केमिस्ट्री में ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोविड का पेशेंट ने स्नीज किया, तो आपको पता है उसके स्नीजिंग में टोटल 20,000 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं, और एक ड्रॉपलेट में टोटल 2 लाख वायरस रहते हैं। अब आप कैलकुलेट करो कि जब एक कोविड पेशेंट स्नीज करता है तो कितने नंबर ऑफ वायरस उसके अंदर होंगे। तो आपको अगर ये कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर पर भी ये कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स है 10⁻15, 10⁻12, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, राइट। मतलब अपनी केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह जो भी कुछ रहता है, उनका हिसाब किताब करोड़ों, अरबों और उससे भी ज्यादा होता है। इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलो अब आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ से एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से, तो टोटल 4 तरह टाइप के लॉ है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो चलो देखते वन बाय वन कि ये लॉ क्या कहते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास का प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी। अगर ए एक्स ग्राम होगा, बी वाई ग्राम होगा, तो सी का अगर मास देखा जाए तो सी का मास होगा एक्स प्लस वाई ग्राम। मतलब जितने मास का रिएक्टेंट होगा उतने ही ग्राम का, उतने ही मास का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर। मान लो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी, और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है, मतलब हमने रिएक्शन को हीट दी है रिएक्शन होने के लिए, और हमें ये कंपाउंड मिला सी। ये था मान लो 10 ग्राम, ए था 10 ग्राम, बी था 15 ग्राम। उस हिसाब से सी कितना मिलना चाहिए, इस लॉ मास लॉ के हिसाब से सी 25 ग्राम मिलना चाहिए। लेकिन मान लो सी 20 ग्राम मिला, तो यहाँ पर ये लॉ तो अप्लाई नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये लॉ अप्लाई हुआ, लेकिन ये हीट की वजह से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्टेंट में थे वो वाटर मॉलिक्यूल हवा हो गए, वो वेपराइज हो गए। इसलिए जो बचा हुआ 5 ग्राम है, वो बचा हुआ 5 ग्राम क्या होगा, तो वो वाटर वेपर होंगे। ओके, तो ये थिंकिंग पूरे केमिस्ट्री में हमें यूज करनी है। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इजी लॉ है। अब देखते हैं नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये हुई उसकी डेफिनेशन, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। कैसे, मान लो हमने एग्जांपल लिया H2O का। अब ये पानी जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह अलग अलग टाइप का आपको पानी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर थोड़ा अलग रहता है, वेल का वाटर थोड़ा अलग रहता है, रेन वाटर थोड़ा अलग रहता है, नाली का पानी थोड़ा अलग रहता है, राइट।
अलग अलग टाइप के वाटर पूरी दुनिया पर मिलेंगे, लेकिन ये सारे वाटर में आपको एक बात कॉमन मिलेगी। कौन सी? ये है वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2O। इसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम है? हाइड्रोजन है 2 ग्राम। और ऑक्सीजन कितने ग्राम है? इसमें ऑक्सीजन है 16 ग्राम। अगर आपने H2 मतलब हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का अगर रेशो लिया तो रेशो आएगा 1:8। ठीक है, हाइड्रोजन के मास का एंड ऑक्सीजन के मास का रेशो आया 1:8। अब ये जो रेशो है, ये रेशो कांस्टेंट रहेगा दुनिया के हर टाइप के वाटर के अंदर। चाहे आप लोग पानी कहीं से भी लेके आओ, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का जो रेशो है वो रेशो सेम मिलेगा 1:8। ये जो रेशो रहता है इसी को बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर किसी भी अलग वे से आपने पानी बनाया भी तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशो है वो 1:8 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास 1:8 में आएगा तो अपने आप पानी बन जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मान लो आपके पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 100 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको अगर बोला जाए कि इसका वाटर बनाओ, जितना वाटर पॉसिबल है उतना वाटर बनाओ, तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशो है वो 1:8 है। मतलब एक ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए टोटल 80 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। ओके, 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए टोटल 80 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। मतलब जो 20 ग्राम ऑक्सीजन है वो खाली रहेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलो देखते हैं अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि यहाँ पर दो कंपाउंड है ए एंड बी, और ए का वेट है x ग्राम, बी का वेट है y ग्राम। ठीक है, और ये ए और बी को मिला के हमने दो कंपाउंड फॉर्म किए। एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ए बी और दूसरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है AB2। अब ए कितने ग्राम है? ए है x ग्राम और बी कितना है? बी होगा y ग्राम। यहाँ पर ए कितना होगा? यहाँ पर ए होगा x ग्राम और यहाँ पर B2 है, तो B2 टोटल कितने ग्राम होगा? तो B2 होगा 2y ग्राम। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो दोनों केस में ए जो है वो फिक्स है। ओके, इसलिए उसको छोड़ देना। और जो फिक्स नहीं है, कौन फिक्स नहीं है? बी फिक्स नहीं है। फर्स्ट केस में बी सिंगल है, यहाँ पर B2 है। तो ये जो फिक्स नहीं है उनके मास का अगर हमने रेशो लिया तो वो रेशो हमें होल नंबर में ही मिलेगा। देखो यहाँ पर बी का मास कितना है? y ग्राम। और सेकंड केस में B2 का मास कितना है? 2y ग्राम। अगर हम लोगों ने y/2y इसका रेशो लिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1:2। मतलब ये रेशो जो है ये हमेशा सिंपल होल नंबर में ही मिलेगा। आपको कभी ऐसा रेशो नहीं मिल सकता, फॉर एग्जाम्पल 1/3.5, 1/2.1, ऐसे पॉइंट में रेशो कभी नहीं मिलेगा। रेशो मिलेगा हमेशा होल नंबर में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर एंड पेरोक्साइड।
देखो वाटर रहता है H2O और पर ऑक्साइड रहता है H2O2। यहाँ पर फिक्स कौन है? H2 फिक्स है। कौन फिक्स नहीं है? ऑक्सीजन फिक्स नहीं है। एक जगह ऑक्सीजन O है, दूसरी जगह O2 है। अब ऑक्सीजन और O2 का मास का आप लोग रेशो लो। ये वाले ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 ग्राम। ये O2 है, O2 का मास कितना होगा? 32 ग्राम। इनका रेशो क्या आया? 1:2। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि जो भी रेशो मिलेगा वो होल नंबर में ही मिलेगा। गॉट इट? अब देखते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? मान लो तीन कंपाउंड है ए, बी एंड सी। ए का वेट है x ग्राम, बी का वेट है y ग्राम और सी का वेट है z ग्राम। अब इस केस में अगर ए और बी बॉन्ड फॉर्म करता है तो ए बी मिलेगा, राइट? अगर बी और सी बॉन्ड फॉर्म करता है तो हमें बी सी मिलेगा। अब इस केस में कौन कौन सा कंपाउंड कॉमन है? देखो इस केस में कौन सा कंपाउंड कॉमन है? बी कॉमन है, राइट? बी कॉमन है। कौन कॉमन नहीं है? तो ए और सी ये कॉमन नहीं है, राइट? यहां पर ए और सी कॉमन नहीं है। अब इसका वेट देखो क्या आएगा? एक्स, ए का x ग्राम है, बी का y ग्राम है। और इसका क्या आएगा? बी का y ग्राम है और सी का z ग्राम है। यहाँ पर पहले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लगाओ। कैसे? जो कॉमन नहीं है उसका रेशो निकालो। कॉमन कौन नहीं है? ए और सी। उसके मास का रेशो अगर देखा जाए तो ए और सी के मास का रेशो क्या आया? x/z। ठीक है। अब एक काम करो, कई और से हम लोग ए और सी बनाएंगे, मतलब कोई दूसरे प्रोसेस से हम लोग ए और सी बनाएंगे। यहाँ पर ए का वेट मान लो मैंने लिया m ग्राम और यहाँ पर सी का वेट लिया मैंने n ग्राम। और अगर मैंने ये ए और सी का रेशो लिया, मतलब इनके मास का अगर रेशो लिया m/n, तो m/n इज इक्वल टू x/z रहेगा या m/n इंटू एन डैश। एन डैश बोलो तो ये एन डैश हमेशा होल नंबर रहेगा, मतलब ये जो रेशो है m/n इसके डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम होल नंबर के टाइम्स ही ये x/z का रेशो रहेगा। ये जो x/z का रेशो है ये m/n के होल नंबर टाइम्स ही रहेगा। मान लो n डैश की वैल्यू जो है वो हमेशा होल नंबर ही रहेगी। ये कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। गॉट इट? तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी रखी थी, ये पता होगा आपको। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम्स। मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग अभी भी, आप लोगों के हाथ में जो भी चीज है वो एटम से बनी हुई है। आप लोग जितनी भी चीजें अभी देख रहे हो वो सारे एटम से बने हुए हैं। आप अभी अपना मोबाइल लैपटॉप नहीं देख रहे, आप एटम्स देख रहे हो, राइट? ये सारी चीजें मैंने बताई थी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑल आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट ही होंगे, डिफरेंटली बिहेव करेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form a compound atom. Law of definite proportion. Atoms cannot be created or destroyed. ठीक है, और ये यहीं पर याद रखना कि एटॉम्स कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसके आगे मत जाना कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं। एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इतना ही डाल्टन्स ने बताया था। अब देखते एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास नंबर रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास रहता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक नंबर रहता है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जो रहता है वो जस्ट रोल नंबर रहते हैं एलिमेंट्स के। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स रख दिए, जैसे स्कूल में आप लोगों को रोल नंबर्स थे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, वैसे इन एटम्स को रोल नंबर के हिसाब से रखा दिया। वो जो रोल नंबर रहते हैं वो रहते हैं एटॉमिक नंबर, बस और कुछ नहीं। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब देखते हैं ये एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास कैसे निकालता है, और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट से मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालता है। तो देखो, ये हुआ अपना पीरियोडिक टेबल और ये हुई एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। तो एटॉमिक नंबर से एटॉमिक वेट कैसे निकालना, ये रोल नंबर के हिसाब से एलिमेंट को पहले रख दिया। अब हमें इनके एटॉमिक नंबर तो पता है, हमें इनके एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट निकालना है इनका। ठीक है, इस केस में हम मास और वेट को एक ही कंसीडर करेंगे। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट हमें कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट, जितने भी इवन नंबर पे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं उनको इंटू 2 कर दो। कोई भी मान लो ये हीलियम, इसको इंटू 2 कर दिया, 4 मिल जाएगा आपको एटॉमिक वेट। ये कार्बन, इंटू 2 कर दिया, आपको एटॉमिक वेट 6 मिल जाएगा। ओके, जितने भी ऑड नंबर पे बैठे हुए हैं उनको इंटू 2 प्लस 1 करो। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, अब इंटू 2 कितना हुआ 18, प्लस 1 करो 19। ये देखो ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली 19 है। एल्यूमिनियम, इंटू 2 प्लस 1 करो 13 इंटू 2 26, 26 प्लस 1 27, ये कितना है 27। तो ऐसे हम लोग एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास निकालते हैं। लेकिन ये जो रूल है, ये रूल सारे एलिमेंट्स को नहीं लगता, इसमें 4-5 एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, तो देखो, जिनके एटॉमिक नंबर 1, 4, 7, 17 और 18, ये जो 5 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है इनको ये दोनों रूल अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 4, ये इवन नंबर है। इवन नंबर का अगर डबल किया तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट 8 हमें मिलना चाहिए था, लेकिन देखो बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना है, बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9 है। तो ये अपना रूल बेरिलियम को नहीं लगा। तो वैसे ही ये जो एक्सेप्शन है 1, 4, 7, 17 और 18 एटॉमिक नंबर वाले, इनके मॉलिक्यूलर वेट आप लोग लर्न कर लो। ओके, अब ये बात हुई सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। अब देखो 20 to 30 एलिमेंट जो है उनके एटॉमिक वेट कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले सबको डबल कर दो, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबको डबल कर दिया। अब जो मैं नंबर्स बताऊंगा उस नंबर को थोड़ा याद रखो, और उसको याद रखना भी काफी इजी है। शुरुआत करो 3, 4, 5 से। ओके, अब ये जो 4, 5 की जोड़ी है, ये 4, 5 की जोड़ी 3 बार रिपीट करो। 4, 5,
4 5 एक मिनट, और 4 5, ठीक है। हाँ, ये जोड़ी, अब इसमें क्या करना, और जो एंड है वो एक्चुअली, एक मिनट, वो 2 बार ही रिपीट करनी थी आपको, 2 बार ही रिपीट करनी है। 4 5 एक बार आ गया, 4 5 और एक बार 4 5, बस ये 4 5 टोटल 3 बार आनी चाहिए। उसके बाद ये जो सीरीज 3 से स्टार्ट हुई थी, 3 पर ही खत्म कर दो, और जो एंडिंग में है उनको 2 5 लगा दो, और ये सब प्लस कर दो। ये ऐसे आपको सारे एटॉमिक वेट मिल जाएंगे। ये क्लास में हुआ था अपना, ठीक है। कोई भी लो, मान लो टिटेनियम 22 इंटू 2 44, 44 प्लस 4 48, ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 48। तो ऐसे आप लोगों को एटॉमिक वेट मिल जाएंगे। ओके, चलो चलते अभी नेक्स्ट। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम के ऊपर पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस डायग्राम के ऊपर पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। मतलब आगे जाके कुछ चैप्टर्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स रहेंगे कि उसमें, उस न्यूमेरिकल में ये डायग्राम यूज होगी, ठीक है। ये डायग्राम क्या कहती है, इसके ऊपर तो हमने काफी प्रैक्टिस ली है क्लास में भी। एक मोल, एक मोल बोले तो कितना रहता है, कितने ग्राम रहता है एक मोल बोले तो, उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितने लीटर रहता है, 22.4 लीटर। एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहते हैं। और एक मोल को उसी कंपाउंड का 1 ग्राम मोल भी कहा जाता है, ठीक है। मान लो O2, O2 हमने 3 मोल लिया, O2 3 मोल लिया, मतलब कितने ग्राम O2 लिया। देखो अभी O2 का एक मोल कितना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 32। एक मोल अगर 32 है तो 3 मोल कितने होंगे, देखो एक मोल अगर 32 ग्राम है तो 3 मोल टोटल कितने होंगे। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो इसका आंसर कितने क्या होगा, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है, 96 ग्राम, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा हमें, 96 ग्राम। अगर हमें लीटर में पूछा तो कितना लेना पड़ेगा, तो आपको पता है एक मोल बोले तो 22.4 लीटर। हमने कितने मोल लिया है, हमने 3 मोल, तो 3 मोल बोले तो कितने लीटर। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 67.2 लीटर। वैसे अगर आपको बोला जाए कि एक मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, तो आंसर आप लोगों का क्या आएगा, एक मोल में अगर 6 इंटू 10⁻23 है तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 मोल में 18 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, राइट। और इसी लॉजिक के ऊपर इस चैप्टर के आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अब इस चैप्टर से आप लोग नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ मोल का एक अलग फॉर्मूला भी मैंने दिया है। वो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल का वीडियो लेंगे उसमें छोटी से छोटी बात भी डिस्कस करेंगे, बेसिक से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, और धीरे 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 हायर लेवल पे, मतलब जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस लेवल पे हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स लेके जाएंगे। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाली, और ये डायग्राम भी ध्यान रखना, और रखे तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
इसके भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये क्वेश्चन दिया है आपको और आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसमें ये टेबल फॉर्म करना पड़ता है सबसे पहले, और ये टेबल फॉर्म करने के बाद भी आपको दो फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो इस टेबल से आप लोग डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, इस टेबल से सबसे पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ता है। जब एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकलेगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करके इस फॉर्मूला में यूज करके आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। अब ये n क्या है, तो n है एम्पेरिकल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो अभी ये टेबल आप लोगों को जस्ट फिलअप करना है। एलिमेंट्स कितने टाइप के एलिमेंट्स रखे हैं यहाँ पर वो यहाँ पे लिख लो, CHO। परसेंट मास उनका कितना है देख लो, 40%, 6.7%, 53.3%। उनके एटॉमिक वेट यहाँ पर लिख दो। कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। अब परसेंट बाय एटॉमिक वेट ये कैलकुलेशन आपको करना है। परसेंट बोले तो ये 40 और एटॉमिक वेट कितना है 12, तो 40/12 कितना आएगा 3.33। 6.7 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 6.7, और 53.3 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 3.3। अब देखो ये जो आंसर आए हैं 3.3, 6.7 और 3.3, ये तीनों नंबर का आप लोगों को रेशो निकालना है। वो रेशो क्या निकलेगा 1:2:1, ये उसका अप्रोक्सीमेट रेशो निकल गया 1:2:1। मतलब ये जो रेशो निकला ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का है क्या, नहीं, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हुआ, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ CH2O, ये हुआ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। n बोले तो एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल मास कहाँ से निकलेगा आपका, एम्पेरिकल मास निकलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला से। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH2O, इसका एम्पेरिकल मास देखो कितना आएगा 12, 12 + 2 14, 14 + 16 30, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा 60। अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन करना है, यहाँ पर एक करेक्शन करो, ये n की जो वैल्यू है, n का जो फॉर्मूला है वो ये है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करो। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है 60 और एम्पेरिकल मास कितना आया अपना 30, तो n की वैल्यू क्या आई 2, ये हुई n की वैल्यू 2। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला था अपना, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n क्या है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, मतलब 2 इंटू CH2 किया तो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा, सबको डबल कर दो C2H4O2, ये हुआ आप लोगों का आंसर। ऐसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद मैं क्लास में एक फॉलोअप टेस्ट लेने वाला हूँ। फॉलोअप टेस्ट मतलब ये वीडियो के अंदर जितनी चीजें बताई उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को उसके आंसर देने हैं। ओके, सो आप लोग तैयार रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या किया है, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। और व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन, कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30 कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है, हमेशा की तरह एलिमेंट्स लिख लिए, परसेंटेज लिख लिए, उनके एटॉमिक मास लिख लिए। अब परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट ये हमें करना पड़ेगा 80 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, आपको गिवन सिर्फ क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को पूरा बनाना पड़ता है। तो 80 बाय 12 इसका आंसर क्या आएगा? 6.6। यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर 20 लिखा है। अच्छा, 20/1, 20/1 बोले तो क्या आएगा? 20। अब देखो, सिंपल रेशियो में अगर इसको कन्वर्ट किया तो 6.6/20 ये क्या आएगा? ये अराउंड 1/3 आएगा। ठीक है, मतलब 6.6 1 और 6 3 20 ऐसे, मतलब 6.6 3 20 ऐसे इसका सिंपल रेशियो आएगा 1:3। मतलब ये जो 1:3 मिला, ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला है क्या? नहीं, ये हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला, ये है 1:3। मतलब हमारा जो कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH3। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कहाँ पर है? तो वो गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। मॉलिक्यूलर मास है 30। एम्पेरिकल मास देखो कहाँ से आएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही एम्पेरिकल मास आ जाएगा। 12 + 3 15 डिवाइड, यहाँ पर भी n कितना आया? n आया 2। मतलब अपना जो मॉलिक्यूल एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था CH3, इसको इंटू 2 कर दो, क्या आएगा? C2H6। ये हुआ आपका आंसर। ऐसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसकी भी हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस की है। होप आप लोगों को ये सारी चीजें याद आ रही होंगी। देखते हैं नेक्स्ट, परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। परसेंट कंपाउंड क्या होता है? मान लो H2O है और इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंट कंपोजिशन। कौन कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये कैसे निकालेंगे? अगर हाइड्रोजन कितने परसेंट पूछा है तो मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में मास ऑफ H2O आएगा इंटू 100। बात खत्म। ऊपर हाइड्रोजन का मास, नीचे पूरे मॉलिक्यूल का मास इंटू 100। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा हो तो ऊपर मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा और नीचे पूरे कंपाउंड का, पूरे मॉलिक्यूल का मास आएगा, मास ऑफ H2O इंटू 100। ये जो भी आंसर आएगा ये परसेंट कंपोजिशन रहेगा। इसके भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे हैं, इजी टॉपिक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा। अब आते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब ये जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस है, आप लोगों के वैसे 10th में हुए हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हम और 2-3 इक्वेशन ले ही लेंगे। मान लो आप लोगों के सामने एक इजी इक्वेशन है, C+O2 गिव्स CO, और इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग में एक बात हमेशा याद रखना, O और H को छोड़ के सब बाकी सारे पहले बैलेंस करना, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, और उसके भी बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अब O और H के अलावा यहाँ पर कौन है? कार्बन। पहले कार्बन को बैलेंस करो। कार्बन कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पर कितना है? 1। तो ठीक है, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की ओर देखते हैं, सॉरी ऑक्सीजन की तरफ देखते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? राइट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हम लोग कम तो नहीं कर सकते, किसी ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा।
तो हम लोग इस ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हुए? 2। ऑक्सीजन कितने हुए? 2। अब यहाँ पर कार्बन इम्बैलेंस हुआ, यहाँ पर 2 कार्बन हुए, तो इसको भी कार्बन को बढ़ा देंगे, ये कार्बन 2 हो गए। तो ये केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। मान लो अब ये रिएक्शन है CuO प्लस NH3 gives Cu प्लस N2 प्लस H2 और ये रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है। तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे। पहले Cu को देखेंगे, Cu कितना है, यहाँ पर भी Cu1 है, यहाँ पर भी Cu1 है, तो कोई जरूरत नहीं है Cu को बैलेंस करने की। N कितने हैं, यहाँ पर एक N है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 N है, तो सबसे पहले N को हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, N बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की तरफ नहीं, अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, चलो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की तरफ देखते हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, राइट, हाइड्रोजन हो रहे हैं 6। तो राइट हैंड साइड में भी हमें 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर थ्राइस लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन फिर से इम्बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हुए? 3। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? 1। तो फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब Cu इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पर Cu 3 है और प्रोडक्ट साइड में Cu 1 है, तो यहाँ पर भी Cu बढ़ाने पड़ेंगे और अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। अब आप लोग ट्राई करो ये वाली केमिकल रिएक्शन, C2H6 plus O2 gives CO2 plus thrice H2। नहीं, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, सिर्फ H2 आएगा। और आप लोग अभी वीडियो पॉज करो और इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके देखो क्या आएगा। तो देखो अभी ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी। पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बाकी जितने भी एटम है उनको पहले हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड में एक ही कार्बन है, तो इसको 2 कर दिया। अब 2 करने के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन को भी डबल कर दिया। अब हाइड्रोजन की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर तो 4 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन करना पड़ेगा मतलब वहाँ के 2 हटा के वहाँ पर 3 करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कर दिया। अब ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन है 4 प्लस 3, टोटल अभी 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है और अपने पास ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 है। अब 2 ऑक्सीजन के हमको 7 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। देखो बाकी चीजें बैलेंस है क्या, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 और 3 7 है, ठीक है। अब देखो ये O2 है, हमें 7 ऑक्सीजन करने हैं। अगर हमने 3 किया तो 3 इंटू 2 6 होगा, और अगर हमने यहाँ पर 4 किया, ऑक्सीजन को 4 दे दिया तो 4 इंटू 2 8 होगा। तो 7 कब होगा, तो 7 होगा 3 और 4 के बीच में। जब हम लोग 3.5 करेंगे तो 3.5 का डबल कितना होगा, 7। लेकिन ऐसे 3.5 O2 तो हम लोग कभी नहीं ले सकते, तो इस केस में क्या करना, ये जो रिएक्शन है ये पूरे रिएक्शन को डबल करना। देखो ये पूरे रिएक्शन को डबल करने के बाद क्या मिलेगा, ट्वाइस C2H6 प्लस 7O2 gives 4CO2 प्लस 6H2। ठीक है, अब देखो सारी चीजें बैलेंस है क्या, कार्बन कितने हैं, 4, कार्बन यहाँ पर है 4, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 10, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक मिनट, हाइड्रोजन तो अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो रहे, 6 इंटू 2 12 हो रहे। ओ किधर से भी गड़बड़ हो गई,
एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। तो 10 यहाँ पर 12, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हुए, ऑक्सीजन यहाँ पर है 14, यहाँ पर 4 2 जार 8, 8 प्लस 6 ऑक्सीजन 14, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर इम्बैलेंस हुए। नहीं, हाइड्रोजन इम्बैलेंस नहीं हुए, मैंने थोड़ा गलत लिखा था यहाँ पर। ये C2H6 है, मैंने नीचे C2H5 लिखा था, ठीक है। देखो 6 इंटू 2 12, 12 हुए हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 है। पूरी रिएक्शन अब बैलेंस है। इट वॉज जस्ट स्लिप ऑफ हैंड। तो देखो आप लोग और एक क्वेश्चन करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है FeS2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO2। इसको बैलेंस करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले Fe राइट हैंड साइड पे 2 है, यहाँ पर एक ही, तो Fe को 2 कर दिया। अब S की बारी, S कितने हैं यहाँ पर S 4 है, यहाँ पर S एक ही है, चलो S को भी 4 कर दिया। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पर कितने, 3, और 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 कितना है आएगा, 19 ऑक्सीजन है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। अगर मान लो यहाँ पर हमने 10 लगा दिया तो 20 होंगे, और 9 लगा दिया तो 18 होंगे ऑक्सीजन, 19 तो नहीं होंगे। तो 19 कब होंगे, 19 तब होंगे जब जब हम लोग 9.5 यहाँ पर रखते, ठीक है। 9.5 2 जार कितने आएंगे, 19। लेकिन 9.5 ऑक्सीजन रहते क्या कभी, नहीं, 9.5 तो नहीं रहते। तो फिर क्या करना, ये पूरे रिएक्शन को डबल कर देना। तो देखो आंसर क्या आएगा, 4 FeS2 प्लस 19 O2 gives twice Fe2O3 प्लस 8 SO4, ठीक है। अब रिएक्शन आप लोगों की बैलेंस हो गई। ऐसे हम लोग रिएक्शन बैलेंस करते हैं। अब रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आता है स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशंस। अब देखो स्टाइकोमेट्री में कभी कभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आता है, या कभी कभी ऐसे केमिकल इक्वेशन आता है जो आपको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, तो यहाँ पर स्टाइकोमेट्री की इतना इजी कंसेप्ट है। हाँ, एक मिनट। ठीक है, आ रहा है बराबर। ठीक है, चलो। हाँ, परफेक्ट। तो देखो स्टाइकोमेट्री जो है वो क्या कंसेप्ट है। मान लो एक इक्वेशन है, ट्वाइस mg प्लस O2 gives ट्वाइस MgO। अब ये जो mg के पहले जो 2 लगा है, ऑक्सीजन के पहले कुछ भी नहीं लगा, मतलब यहाँ पर 1 रहता है, और MgO के पहले जो 2 लगा है उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्री। अब ये जो 2 1 2 लगे हैं ना, दीज आर नथिंग बट द मोल्स। इसका मतलब एक ही है कि Mg के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे और MgO के 2 मोल फॉर्म करेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि
ये हुई आप लोगों की रिएक्शन। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन के अगर 10 मोल लिए तो Mg के कितने मोल लेने पड़ेंगे और MgO के कितने मोल फॉर्म होंगे। ठीक है, देखो ऑक्सीजन की कितने मोल की जरूरत है यहाँ पर, वैसे एक। अगर ऑक्सीजन के 10 मोल लिए मतलब ऑक्सीजन 10 गुना लिया तो Mg भी 10 गुना लेना पड़ेगा, मतलब Mg के कितने मोल लेने पड़ेंगे, Mg के 20 मोल लेने पड़ेंगे। अब सारी चीज आप 10 गुना ज्यादा ले रहे हो तो MgO भी कितना मिलेगा, ये 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पर MgO भी कितने मोल मिलेगा, यहाँ पर MgO मिलेगा 20 मोल। अब क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते, क्वेश्चन बस थोड़े घुमा के आते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि ऑक्सीजन 10 मोल लिया, इसके बदले में वो लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि ऑक्सीजन 320 ग्राम लिया। अगर उन्होंने क्वेश्चन में ग्राम में अगर दिया है तो ग्राम में कैलकुलेशन कभी मत करना, ग्राम का पहले मोल में कन्वर्ट करना। मान लो ये क्वेश्चन अगर ऐसा रहता कि 320 ग्राम ऑक्सीजन दिया है तो Mg कितने ग्राम मिलेगा और MgO कितने ग्राम मिलेगा, तो बोलना ठीक है भाई पहले ग्राम का मोल में कन्वर्जन करने। 320 ग्राम बोले तो कितने मोल, 10 मोल। हमने पहले क्या किया, ग्राम का पहले मोल में कन्वर्जन किया। मोल में कन्वर्जन करने के बाद ये तो पता है आपको, ये आपके आंसर आ गए। अब Mg का कितने मोल आया, अपना आंसर Mg का आया 20 मोल। उन्होंने पूछा कि Mg कितने ग्राम मिलेगा, तो कितने ग्राम मिलेगा, तो मोल का ग्राम में कन्वर्जन करो। Mg का एक मोल अगर देखा जाए तो Mg का मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है वो रहता है 24। अब 20 मोल अगर Mg के फॉर्म हुए मतलब 480 ग्राम Mg हमें मिला। और MgO कितना 20 मोल, तो MgO का मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना आएगा, MgO का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 40। कितना MgO मिला अपने को, 20 मोल MgO मिला बोले तो 800 ग्राम MgO हम लोगों को मिला। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिर्फ मोल का ग्राम में कन्वर्जन आना चाहिए, ग्राम का मोल में कन्वर्जन आता है और वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब मान लो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, इसको अगर उन लोगों ने पॉइंट में दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है ट्वाइस Mg प्लस O2 gives ट्वाइस MgO। और यहाँ पर उन्होंने जस्ट ऐसा बोल दिया कि ऑक्सीजन 100 ग्राम लिया। अब अगर ऑक्सीजन 100 ग्राम लिया तो Mg कितने ग्राम मिलेगा। अब 100 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितने मोल, तो हमें देखना पड़ेगा भाई, अराउंड 3 पॉइंट समथिंग मोल आएंगे। कंसिडर करो 3.1 मोल, मान लो ऑक्सीजन 3.1 मोल लिया तो Mg कितने मोल बनेगा। तो ये कैसे सॉल्व करना, अगर डबल ट्रिपल हाफ ये तो हम लोग कर सकते, लेकिन Mg 3.1 ऑक्सीजन 3.1 मोल लिया तो Mg कितने मोल बनेगा। तो ये क्या करना, देखो 2 के नीचे क्वेश्चन मार्क है तो 2 के नीचे क्वेश्चन मार्क लेना इज इक्वल टू, इधर O2 के पहले क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 के नीचे क्या है 3.1। ये सॉल्व करना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। O2 अगर 3.1 मोल लिया तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा 6.2 मोल, सॉरी Mg कितना मिलेगा 6.2 मोल। तो ये आंसर आ गया आपका 6.2 मोल। और ऐसे ही MgO का आएगा, कैसे 1 के नीचे 3.1 और यहाँ पर 2 के नीचे व्हाट, तो MgO भी कितना आएगा 6.2 मोल। और अगर उन्होंने ग्राम में पूछा तो मोल का फिर से ग्राम में कन्वर्जन कर देना। ओके ठीक है, चलो अभी बढ़ते आगे। आगे कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट।
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों को ये जो स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चंस और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे नए नए 11th में आते हैं और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज उनके थोड़े ऊपर से चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी इजी कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का। यही इक्वेशन लो, ट्वाइस mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन में हमें पूछा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, और हमें गिवन दिया है कि Mg के 10 मोल लिए हैं और ऑक्सीजन के भी 10 मोल लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माना कि Mg और ऑक्सीजन के दोनों के 10-10 मोल लिए हैं। पहले रिएक्शन को समझो। ये रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि Mg के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ ही रिएक्शन करते हैं और फिर 2 मोल MgO बनाते हैं। अब यहाँ पर अपने पास Mg के कितने मोल है? 10। उस हिसाब से Mg के 10 मोल ऑक्सीजन के तो सिर्फ 5 ही मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, राइट? और MgO के कितने मोल बनेंगे? MgO के 10 मोल ही फॉर्म होंगे। ये 10 मोल कहाँ से आया? यहाँ पर कोई भी आप यूनिटरी मेथड लगाओ। मान लो 2/10 इज इक्वल टू ये 2 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो 2/? ये सॉल्व किया तो यहाँ पर आंसर 10 ही आएगा। तो ऐसी यूनिटरी मेथड से हमेशा आंसर निकालना अगर नहीं सूझा तो MgO की कितने मोल फॉर्म हुए? 10। अब देखो Mg हमारे पास था 10 मोल, 10 के 10 ही मोल यहाँ पर खत्म हुए। ऑक्सीजन हमारे पास था 10 मोल, लेकिन 10 में से सिर्फ 5 मोल ही खत्म हुए। अभी भी 5 मोल जो है वो बाकी है, अभी भी 5 मोल बाकी है और 10 मोल यहाँ पर MgO फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो जो सबसे जल्दी खत्म हुआ वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर Mg पूरा खत्म हुआ तो ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऑक्सीजन कितना बचा। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन 5 मोल बचा, वो पूछेंगे कितने ग्राम बचा। तो ऑक्सीजन की 5 मोल बोले तो कितने ग्राम? O2 कितने मोल बचा? 5 मोल O2 बचा। तो मोल का ग्राम में कन्वर्जन आप लोगों को आता है, तो कन्वर्जन करके आप लोग बता सकते हैं कि O2 कितने ग्राम बचा। ओके, तो ये कंसेप्ट थे लिमिटिंग रिएजेंट के। लगे तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल का अपना सेशन होगा उसमें काफी सम्स लेंगे। सम्स लेने से आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आता है मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो ये जो कंसेप्ट है मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के, ये कंसेप्ट तो आप लोगों के जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे, अपना न्यूमेरिकल का सेशन लेंगे उसमें ही होगा। लेकिन ये मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन आने के लिए अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा वो प्रॉपर होना चाहिए। और ये वीडियो में जितना मैंने बताया उसके ऊपर मैं एक फॉलो अप टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, वो टेस्ट हम लोग क्लास में लेंगे, लाइव क्लास में, और आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। और काफी मजेदार सेशन रहता है, काफी इजी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। हार्ड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, लेकिन 1 बाय 1 एक एक लेवल ऊपर जाएंगे। ठीक है, यही हमारी ओरिजिन इंस्टीट्यूट की खासियत है। हम लोग फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाते हैं और फिर स्टूडेंट नीट और JEE में रैंक लेके आता है। तो यही खासियत है हमारे इंस्टीट्यूट की। सो हमारे साथ बने रहिए। ओके।